तय कर सकते हैं कि अस्पताल में हुआ क्या, अस्पताल में क्या हुआ, प्रशासन में क्या हुआ। सब ने कह दिया हमसे परमिशन नहीं ली गई, पर सवाल ये पूछा जाएगा कि जब परमिशन नहीं ली गई और उसके बावजूद सब चीज़ें चल रही थी पुल के ऊपर, तब प्रशासन क्या कर रहा था। अस्पताल चाक चौबंद कर दिया, बाकी जगहों पर जो शुरुआती श्रेणी के कर्मचारी हैं उनकी जिम्मेदारी फिक्स कर दी गई। पर आगे क्या हुआ। आज दुर्घटना स्थल के दौरे के बाद प्रधानमंत्री अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों और उनके परिवारजनों से बात कर हालचाल लिया। प्रधानमंत्री के जाने के बाद हमारी टीम ने मोरबी के लोगों से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लोग जाना चाहिए, वहाँ पे 800 से 1000 लोग जाएंगे, क्या होगा। दूसरी गलती विंडो वाले की है, विंडो वाले की और मैनेजमेंट की। विंडो वाले ने बीच में सुना है कि बारी बंद भी कर दी थी, लेकिन पब्लिक ने हल्ला मल्ला के फिर से खुलवाया। दूसरी गलती हुई मैनेजमेंट को। पूरे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं कि ओवर क्राउड हो रहा है और पब्लिक जहाँ पे 100-150 की ज़रूरत है वहाँ पे आदमी 800 से 1000 जा रहा है, तो क्या होगा। आज 4 दिन से पुल चल रहा है, पुल के ऊपर कंटिन्यू रोज के रोज 1000, 2000, 3000 लोग जाके आ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी 3 भी गए थे ऐसे ही? 3 दिन से कंटिन्यू यहाँ से टिकट लेने में लाइन 1.5 किलोमीटर की थी, जहाँ पे 2 आदमी जा सकते। दूसरा किया था, वन वे नहीं किया था, त्यौहार का पोजीशन था। हम लोगों का दिवाली का दूसरा दिन न्यू ईयर रहता है, गुजराती लोगों का, तो उस हिसाब से उस दिन चालू किया। दूसरा प्रशासन बोल रहा है कि हमें कुछ पता नहीं, वो बात गलत है। उसने बाकायदा ओपनिंग किया था, उसके फोटो भी वीडियो भी सब डाले हुए थे, मीडिया में भी फोटो भी आया था कि ओपनिंग हुआ है। तो प्रशासन कहाँ थी, एनओसी नहीं दिया है। तो प्रशासन बता रही है अभी कि एनओसी नहीं दिया, हम लोगों ने नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो आप जाके नहीं बोल सकते भाई इतने दिन क्या कर रहे हो आप। 4 दिन से हो रही है और पूछा, अखबार में भी उसका फोटो आ रहा है, मीडिया में भी ओपनिंग का फोटो चल रहा है। पब्लिक को पता है लेकिन प्रशासन को पता नहीं है। वो तो ओरेवा के मालिक ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाकायदा। रियल उसने ओपनिंग किया और उसके बाद भी बता रही है प्रशासन की पता नहीं। यहाँ पे 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। लाइन लगी हुई है कि लोग टिकट लेने में पिछले 4 दिन से रोज के रोज पब्लिक इतनी 3 के 4 दिन में आप रिकॉर्ड निकालोगे कम से कम 5 से 6000 लोग जा चुके हैं। जहाँ पे रोज के 400-500 लोग टोटल होने चाहिए, वहाँ 5-6 हजार लोग जाएंगे, पुल क्या करेगा। अब एक दूसरे बिंदु पर गौर करते हैं। हादसे के बाद कार्रवाई। 31 अक्टूबर की रात राजकोट रेंज के आईजी अशोक यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले में गिरफ्तारियों की जानकारी दी थी। इसमें ओरेवा कंपनी के मैनेजर, सिक्योरिटी गार्ड और क्लर्क थे। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इस स्तर के कर्मचारियों ने ही पुल को खोलने और उस पर लोगों को भेजने का फैसला ले लिया होगा, क्योंकि मोरबी नगर निगम इस बात पर कायम है कि उसने फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया था और पुलिस ने ओरेवा के बड़े अधिकारियों को पकड़ा नहीं। तो क्या ये चौकीदारों, टिकट क्लर्क्स और मैनेजरों का किया कांड था। फिर जिस भाषा में पुलिस ने मामला दर्ज किया उसमें भी एजेंसी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। पूछा जा रहा है कि ओरेवा का नाम पुलिस ने क्यों नहीं लिखा। एफआईआर में नाम आने से ओरेवा दोषी साबित नहीं हो जाती और फैसला कोर्ट करेगा, तो फिर नाम लिखने में आनाकानी क्यों है। सवाल और भी है। 26 अक्टूबर से पुल शुरू हुआ, 30 अक्टूबर को गिरा। अगर इस दावे पर एक बार को भरोसा कर ही लिया जाए कि लड़कों के हिलाने से पुल टूट गया, तो मामला और गंभीर हो जाता है। मोरबी नगर पालिका, मोरबी जिला प्रशासन, मोरबी पुलिस और गुजरात सरकार, इनमें से किसी को भी 4 दिन तक ये क्यों नजर नहीं आया कि क्षमता से ज्यादा लोग पुल पर चढ़ रहे हैं, उसे हिला भी रहे हैं। अगर आज अहमदाबाद नगर निगम ये फैसला ले सकती है कि नवनिर्मित अटल ब्रिज पर एक बार में 3000 से ज्यादा लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा, तो ऐसा काम हफ्ते भर पहले मोरबी में क्यों नहीं हो सकता था। हमने आपको कल भी बताया था कि पुल पर जाने के लिए जो टिकट लगता था उस पर यह लिखा था कि जो पुल को नुकसान पहुंचाएगा उस पर कार्रवाई होगी। अगर लोग पुल को झुला रहे थे तो ओरेवा ने कितने लोगों पर कार्रवाई की बात कही, उसका रिकॉर्ड कहाँ है। क्या सरकारी अधिकारियों और पुलिस पर इस बात के लिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने समय रहते ओरेवा के काम का मूल्यांकन नहीं किया, उनके खिलाफ जरूरी कदम नहीं उठाए। हम यहाँ लकीर नहीं पीटना चाहते, जो हो चुका वो हो चुका। 47 बच्चों समेत 135 लोग अब इस दुनिया में नहीं है, बचे हैं सवाल जिनके जवाब नहीं मिले तो मोरबी का हादसा खुद को दोहराता रहेगा। एक बात और, पक्ष विपक्ष अपनी अपनी सफाइयां पेश कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले रंगरोगन करके छवि चमकाने की कोशिश की जा रही है। पक्ष कह रहा है कि देखिए कितनी त्वरित कार्रवाई हुई। पर आखिरी में जनता इन सब से ये सवाल पूछती है और कुछ सवाल जनता के हिस्से भी आते हैं उनकी अपनी लापरवाहियों को लेकर। ये एक विषय है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये है जो कल के शो में एक्सपर्ट ने कहा था कि क्या एक जांच कमेटी बनाने से बात पूरी हो जाएगी। क्या हमने ये सवाल पूछा कि जो पिछले बड़े हादसे हुए हैं देश में इस तरह के, उनकी जांच रिपोर्ट्स का क्या हुआ, रेकमेंडेशंस का क्या हुआ।
क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि देश में हर पुराने स्ट्रक्चर का ऑडिट होगा और हर नए स्ट्रक्चर को जो फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया है उस पर भी नए सिरे से बात होगी? क्योंकि अगर हम ये नहीं करते हैं, अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं, अगर हम जिम्मेदारों की, चाहे वो प्रशासन के लोग हों या फिर सरकार हो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करते हैं तो फिर स्थितियां बदलेंगी नहीं। यह था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब गौर करते हैं सुर्खियों पर। पहली सुर्खी का संबंध उस शख्स से है जिसके नाम के पहले ठग, महाठग, नटवरलाल और कॉनमैन जैसे विशेषणों का इस्तेमाल किया जाता है। सुकेश चंद्रशेखर। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद सुकेश ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखकर दावा किया है कि उसने केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए बतौर प्रोटेक्शन मनी दिए। सुकेश ने लेटर में लिखा है कि मुझे 2017 में गिरफ्तार किया गया था, मैं तिहाड़ में बंद था। सत्येंद्र जैन उस वक्त जेल मंत्री थे। वो कई बार जेल आए और मुझसे कहा कि मैं जांच एजेंसी के सामने आम आदमी पार्टी को दिए चंदे के बारे में जानकारी ना दूं। सत्येंद्र जैन ने मुझे लगातार पैसे देने के लिए मजबूर किया। 2-3 महीनों में मुझसे 10 करोड़ की राशि वसूल की गई। सुकेश ने यह भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने उससे पार्टी में जगह देने का वादा किया और 50 करोड़ से ज्यादा का चंदा लिया। बकौल सुकेश उसे राज्यसभा भेजने में मदद करने का भरोसा दिया गया। अपनी सरकार में मंत्री पर वसूली के ऐसे आरोपों पर जब केजरीवाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस मसले को गुजरात चुनाव से जोड़ दिया। सुनिए। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है, मैंने सुना वो एक बार उसने किसी मुख्यमंत्री के बेटे को बन के पैसे लूटे, एक बार उसने कोई सीबीआई ऑफिसर बन के पैसे लूटे, एक बार उसने लॉ सेक्रेटरी बन के पैसे लूटे, एक बार उसने सीबीआई ऑफिसर, पीएमओ का ऑफिसर बन के पैसे लूटे। तो वो जो कह रहा है उससे कुछ लिखवा के और मतलब उसके ऊपर उसके सहारे इनको अपना गुजरात चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है। नंबर 1, सुकेश के आरोपों पर केजरीवाल चाहे कितनी भी सफाई दें, लेकिन ये मामला अब तूल पकड़ चुका है। आज इस खबर के सामने आते ही बीजेपी नेता सोशल मीडिया के माध्यम से आम आदमी पार्टी को घेरने में जुट गए। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर